जब हम भारतीय कॉरपोरेट इतिहास की बात करते हैं तो कोई भी कहानी टाटा ग्रुप के बिना पूरी नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये भारत की इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल विकास का नक्शा है। 150 से ज्यादा सालों से यह ग्रुप फायदे से पहले राष्ट्रीय विकास के नियम पर चला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक साधारण पारसी परिवार का सदस्य कैसे ब्रिटिश राज के दौरान एक ऐसा औद्योगिक साम्राज्य खड़ा करने का सपना देख सकता था जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। आज हम इस महागाथा की तह तक जाएंगे, जमशेदजी टाटा की दूरदर्शिता से लेकर रतन टाटा के ग्लोबल एक्वेशंस तक। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं फराज सैयद और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी टाटा ग्रुप साल सन 1939 में गुजरात के नवसारी में जन्मे जमशेदजी टाटा सन 1968 में उन्होंने सिर्फ 21,000 रुपए के साथ एक छोटी सी ट्रेडिंग फर्म स्थापित की। पर उनका उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना नहीं था, उनका इरादा था कि भारत तभी आजाद और मजबूत बन सकता है जब वो आर्थिक रूप से भी आजाद हो जाता है। साल सन 1880 के दौर में अमेरिका के सफर के दौरान उन्होंने 3 बड़े सपने देखे जो भारत की औद्योगिक क्रांति का आधार बने। भारत को अपनी स्टील पावर चाहिए थी, देश को 24 घंटे बिजली चाहिए थी, भारत को विज्ञान और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए टैलेंट चाहिए था। जमशेदजी की सबसे बड़ी विरासत ये है कि उन्होंने खुद को समाज का ट्रस्टी माना, न कि सिर्फ मालिक। सपनों को साकार करना। दुख की बात यह है कि जमशेदजी इन तीनों में से एक भी सपने को अपनी आंखों से पूरा होते नहीं देख पाए। सन 1904 में उनका निधन हो गया। उनकी विरासत को उनके बड़े बेटे सर दोराबजी टाटा ने संभाला, एक ऐसी लीडरशिप जिसने पिता के सपनों को हकीकत में बदला। ताजमहल पैलेस होटल जमशेदजी का पहला सफल और सम्मानित प्रोजेक्ट था। ताजमहल पैलेस होटल एक कहानी ये भी है कि जमशेदजी को एक ब्रिटिश होटल में प्रवेश से मना कर दिया गया था क्योंकि वे भारतीय थे। इस अपमान ने उन्हें एक ऐसा होटल बनाने के लिए इंस्पायर्ड किया जो भारतीय ओनरशिप वाला हो और दुनिया के बेस्ट होटलों को टक्कर दे सके। दोराबजी टाटा ने 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की। इसके लिए सही जगह ढूंढने में कई साल लगे। आखिरकार बिहार के एक दूर दराज के इलाके में चुना गया जिसका नाम बाद में जमशेदपुर रखा गया। पहले विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटेन को स्टील की जरूरत पड़ी तो टिस्को ने स्टील सप्लाई करके भारत को पहली बार ग्लोबल इंडस्ट्रियल पर एस्टेब्लिश किया। ये प्लांट युद्ध की लौ के रूप में फेमस। साल सन 1910 के दौर में टाटा पावर ने मुंबई को बिजली देने के लिए पश्चिमी घाट में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू किया। इसके साथ ही सन 1911 में जमशेदजी के एजुकेशनल सपने को पूरा करते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर में स्थापित हुआ, जिसने भारत के वैज्ञानिक भविष्य की नींव रखी। साल 1938 में सिर्फ 34 साल की उम्र में JRD टाटा ने टाटा ग्रुप की लीडरशिप संभाली। ये एक ऐसा एरा था जिसने टाटा ग्रुप को सही मायने में एक विशाल ग्रुप बना दिया। उनका कार्यकाल 50 से अधिक वर्षों तक भारत की सबसे निर्णायक अवधियों में से एक था। JRD टाटा भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट थे। 1932 में उन्होंने अपनी कंपनी टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, जिसने कराची से मुंबई तक पहली कमर्शियल उड़ान भरी। ये बाद में राष्ट्रीयकरण के बाद एयर इंडिया बनी। विमान के प्रति उनका जुनून बेमिसाल था। JRD टाटा के नेतृत्व में टाटा ने 14 से बढ़कर 95 कंपनियां बनाई। टाटा मोटर्स पहले टेल्को ने ट्रक और बसें बनानी शुरू की जो भारतीय सड़कों की रीढ़ बनी। लेकिन JRD टाटा सबसे बड़ा योगदान मानव संसाधन में था। उन्होंने हमेशा मुनाफे से पहले कर्मचारियों की भलाई को आगे रखा। उन्होंने ही भारत में 8 घंटे का कार्य दिवस, कर्मचारी भविष्य निधि, PF पेंशन योजनाएं और मेडिकल लीव जैसी सुविधाएं शुरू की जब ये कानून भी नहीं थे। सन 1991 में जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला तो रतन टाटा ने समूह की बागडोर संभाली। ग्लोबलाइजेशन, कंपटीशन और IT क्रांति का युग था। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को आर्थिक केंद्रित और ग्लोबल बनाया। उन्होंने ऐसी कंपनियों को बंद किया जिनकी जरूरत नहीं थी और मैन बिजनेस को मजबूत किया। उन्होंने भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS को ग्लोबल पावर सेंटर बनाया। टाटा ने ब्रिटेन की फेमस चाय कंपनी को खरीदा। टाटा स्टील ने एक यूरोपीय स्टील लेजेंड का अधिग्रहण किया।
जिससे टाटा दुनिया की 5वें सबसे बड़ी स्टील उत्पादक बन गई। फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच रतन टाटा ने फोर्ड से जैगुआर लैंड रोवर ये नामी ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड खरीदे। 1998 में जब टाटा इंडिका लॉन्च हुई और बाजार में उम्मीद के मुताबिक नहीं चली, तब रतन टाटा ने टाटा मोटर्स को बेचने का फैसला किया। वो अमेरिका में फोर्ड मोटर के मुख्यालय पहुंचे। कहा जाता है कि फोर्ड के चेयरमैन ने रतन टाटा से अपमानजनक लहजे में कहा था, जब आपको कार बनानी ही नहीं आती थी तो आपने शुरू क्यों की? हम आप पर एहसान करके खरीद रहे हैं। रतन टाटा को ये बात इतनी चुभी कि उन्होंने बिना डील किए वापस लौटने का फैसला किया। उन्होंने उसी वक्त ठान लिया कि वो एक दिन अपनी कंपनी को इतना मजबूत बनाएंगे कि किसी को एहसान नहीं जताना पड़ेगा। वक्त बदला। सन 2008 आते आते फोर्ड मोटर्स खुद वित्तीय फाइनेंशियल संकट में फंस गई। उन्होंने अपने दो सबसे नामी ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को बेचने की जरूरत पड़ी। और यहाँ आता है इतिहास का सबसे बड़ा मोड़। फोर्ड के अधिकारी उस अपमान को भूल चुके थे, लेकिन रतन टाटा नहीं। टाटा समूह ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। 2008 में टाटा मोटर्स ने फोर्ड से $2.3 बिलियन लगभग 9300 करोड़ रुपए में जैगुआर और लैंड रोवर JLR को खरीद लिया। ये पल भारतीय कॉरपोरेट इतिहास में एक महान जीत का प्रतीक बन गया। एक दशक पहले जिस कंपनी ने टाटा को अपमानित किया था, उसी कंपनी के सबसे कीमती ब्रांड को टाटा ने खरीदकर उन्हें संकट से बाहर निकाला। आज JLR टाटा ग्रुप के लिए एक ग्लोबल सफलता की कहानी है। साल सन 2017 में एन चंद्रशेखरन ने टाटा ग्रुप की लीडरशिप संभाली। उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप अब डिजिटल क्रांति और स्थिर विकास का फोकस कर रहा है। टाटा मोटर्स भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों EVs के बाजार में सबसे आगे है। टाटा डिजिटल के तहत टाटा ने टाटा न्यू जैसे सुपर ऐप ने ई-कॉमर्स में कदम रखा है। 2012 में टाटा ग्रुप के इतिहास में एक इमोशनल मोड़ आया, जब एयर इंडिया ऑफिशियल तौर पर टाटा ग्रुप के पास वापस आ गई। टाटा आज 30 से अधिक लिस्टेड कंपनियों और 25 लाख करोड़ से अधिक के जॉइंट मार्केट कंपटीशन के साथ ग्लोबल पावर बन चुका है। टाटा ग्रुप की सफलता का राज सिर्फ कमर्शियल समझ नहीं है, बल्कि उसकी ओरिजिनल फिलोसॉफी है। नैतिकता, चैरिटी और कम्युनिटी को वापस देना। आज भी टाटा सन्स की लगभग 2/3 हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट के पास है। इसका मतलब है कि टाटा ग्रुप के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, कला और ग्रामीण विकास पर खर्च होता है। जमशेदजी का जो बीज 1968 में बोया गया था, वो आज एक विशाल पेड़ बन चुका है, जो भारत की प्रोग्रेस को छाया और पोषण दे रहा है। ये महागाथा हमें सिखाती है कि सच्चा व्यापार वो है जो राष्ट्र के हित में इंसानी भलाई को सबसे ऊपर रखता है। अगर आपको ये जानकारी भरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक फिर नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आपका शुक्रिया।